So, welcome back everyone to this fifth chapter of risk management course. फिफ्थ चैप्टर में हम स्टॉक मार्केट के रिस्क की बात करेंगे. अब स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, राइट? स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऑल दिस इज इन वेरी मच ट्रेंड दीज डेज. तो हम इसी के रिस्क के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं, किन किन चीजों की वजह से हो सकते हैं और हम उनको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं एक बहुत ही छोटी सी लाइन बोलूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला रिस्क तो यही है, यू आर टेकिंग रिस्क, बट दिस इज इम्पोर्टेंट. अब स्टॉक मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये नीचे जाएगी तो बहुत ही नीचे चली जाती है, बट अगर ये एक बार इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो ये नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज होती चली जाती है. Now if we come on to the types of stock market risk, ये systematic भी हो सकते हैं, unsystematic भी हो सकते हैं. Systematic कैसे? Systematic जब एक पूरे सिस्टम की वजह से होंगे, like अगर एक पूरे ही कंट्री के स्टॉक्स जो है नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी नीचे जाएगा, राइट? अब ये क्यों, कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ड्यू टू कोविड. अब कोविड की वजह से जो स्टॉक मार्केट थी वर्ल्ड वाइड वो नीचे चली गई 10 से 12%. आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा. एंड दिस हैपेंड क्योंकि बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो गई थी, पूरा जो सिस्टम था वो डिसफंक्शन हो गया था. इसी की वजह से स्टॉक मार्केट 10 से 12% पूरे ही वर्ल्ड वाइड नीचे गई. उसकी वजह से जिन स्टॉक्स में ऑब्वियसली आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी नीचे गए होंगे. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है रिसेशन का. 2008 में जब रिसेशन हुआ था, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई थी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए थे और पैसे की जो वैल्यू थी वो नीचे चली गई थी. रिसेशन ने पूरे ही सिस्टम पे अपना इम्पैक्ट दिखाया था, तो स्टॉक मार्केट का सिस्टम कैसे उससे पीछे रह सकता था? वहां पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था. अब अगर एग्जाम्पल 3 की अगर बात करें तो ये है फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट. जब भी आरबीआई अपने रेपो रेट्स को चेंज करती है तो उस पर्टिकुलर दिन या तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है. तो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस की वजह से भी स्टॉक मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं. उसके बाद एग्जाम्पल 4 की अगर बात करें तो ये होता है इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट की वजह से. जब भी किसी कंट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू को सरपास कर जाते हैं तो कंट्री को फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ता है. ऐसे केस में जो एक कंट्री होती है वो या तो दूसरी कंट्री से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है. अब जब वो दूसरी कंट्री से वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा कि उसे वो लोन वापस देना है. इसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे, पूरा सिस्टम हिल जाएगा और उसकी वजह से आपके स्टॉक्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है. एग्जाम्पल नंबर 5 इज एक्सचेंज रेट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन करेंसी वैल्यू. अब अगर आपने किसी और कंट्री के जो स्टॉक्स थे उनमें अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर करेंसी वैल्यू में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे एंड उसकी वजह से उस कंट्री के जो स्टॉक्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा. एंड इन टर्न आपने जो जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ एग्जांपल इज इन्फ्लेशन. जब पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है तब भी शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस, तब भी स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल 7 इज गवर्नमेंट डिसीजंस. कई बार जैसे गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन लगा दी तो पूरा सिस्टम जो वो पूरे सिस्टम पे एप्लीकेबल थी, उसकी वजह से पूरे सिस्टम की डिसफंक्शनिंग हुई. स्टॉक मार्केट पे भी उसका इफेक्ट उस टाइम पे देखने को मिला था. अगर सेबी अपने रूल्स में कुछ चेंजेस कर देती है उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट मिलता है, या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो उनका भी पड़ता है स्टॉक मार्केट पे. कमिंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 8, इट्स पॉलिटिकल टर्मोइल. कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट जो थी, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो डाउन हो गई, उसको किसी तरह से कुछ रीजंस की वजह से उसको खत्म करना पड़ा. कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई डिसीजंस नहीं होंगे, ऑब्वियसली मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा ही. और लास्ट एग्जांपल जो है वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है. आपको याद होगा एक बार जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और उसकी वजह से मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ा था, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था और लोगों का काफी नुकसान भी हुआ था.
ये थे सिस्टमैटिक रिस्क। अब अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें, सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जो पूरे सिस्टम की वजह से होते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी की वजह से होते हैं, ये इनसाइड द कंपनी रिस्क होते हैं। अब ड्यू टू अ चेंज वन इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज एट अ लॉस। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में चेंज हुआ तो उसकी वजह से एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है ये किन किन वजह से हो सकता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, या फिर जो कंपनी है उसका कैश फ्लो कितना है, कंपनी ने कहीं से लोन तो नहीं लिया हुआ, अगर लिया हुआ है तो वो पेड है या पेड नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज डू कंपनी है, वो सपोर्टिव है या नहीं है। कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की सक्सेस होने में, या उसका बिल्कुल ही पानी में गिरने से, बिल्कुल उसका जो कहते हैं ना कि ये तो कंपनी डूब गई, उसमें एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इट डिपेंड्स कि एम्प्लॉयज कैसे हैं, सपोर्टिव है या नहीं है। कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी के पास किस तरह के एसेट्स हैं, एसेट्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो कितनी है, इसका भी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल गोज डाउन। ठीक है, अब मैं इस अनसिस्टमैटिक रिस्क को आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगेन थोड़ा सा फोकस अपना यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। अब प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल गोज डाउन, क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन गए, उसकी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू ऑफ रिलायंस, रिलायंस का जो रेवेन्यू है वो नीचे जाएगा, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एचपी क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है वो चीपर हो गया, देयर कॉस्ट विल गो डाउन। देखो क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम हुए, अब रिलायंस क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराती है तो उसका जो रेवेन्यू आएगा वो डाउन चला जाएगा, बट वहीं पे ही जो एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो चीप हो गया, उसकी कॉस्टिंग कम हो गई तो उसका फायदा हो गया, ठीक है। तो एक चेंज की वजह से एक कंपनी का फायदा हुआ, एक कंपनी का नुकसान हुआ। अब अगर दूसरा एग्जांपल ले, अगर करेंसी रेट इंक्रीज हो गए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एक्सपोर्टर बिकॉज ही विल बी गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ सेम डॉलर के लिए जहां पे उसको पहले कम अमाउंट मिल रहा था, करेंसी चेंज होने की वजह से उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो इंपोर्ट कर रहा होगा चीजें, उसके लिए ये नुकसानदायक होगा क्योंकि उसको सेम ही डॉलर के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। तो एक चेंज की वजह से एक का फायदा एक का नुकसान, तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क हुआ। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर मान लेते हैं आपने रिलायंस, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए तो रिलायंस का रेवेन्यू डाउन चला जाएगा। तो अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली बात है आपके स्टॉक्स नीचे जाएंगे, बट वहीं पे ही अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन करी हुई होगी, रिलायंस में भी इन्वेस्ट किया हुआ होगा और एचपी में भी इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका जो नुकसान है और जो प्रॉफिट है ना वो मेंटेन रहेगा। तो डाइवर्सिफाई करो, इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक्स। बॉन्ड्स एक बहुत अच्छी चीज होती है, एड बॉन्ड्स टू योर पोर्टफोलियो, have more of fixed deposits so that you have a monthly stability। आप अगर फिक्स डिपॉजिट्स करा के रखोगे तो वहां पे आपकी एक मंथली स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। हाई वोलेटिलिटी सिक्योरिटीज, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करने से बचना होता है। बिग नो टू सच स्टॉक्स बिकॉज दे इधर गो टू हाई और दे गो टू लो। अब हाई जाते हैं तो आपका फायदा है, बट अगर बहुत ज्यादा डाउन जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो हाई वोलेटिलिटी की सिक्योरिटीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली। देखो अगर आपको लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना है ना तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग रन के लिए खेल रहे हो तो अब यहाँ पे ना एक स्नोबॉल होती है ना, स्नोबॉल क्या होती है, जब भी वो ऊपर से आती है छोटी छोटी, टाइम के साथ टाइम के साथ टाइम के साथ बड़ी होती चली जाती है। स्नोबॉल का एग्जाम्पल अब यहीं पे ही ये चीज है कि अगर आपको लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना है, अगर आप चाहते हो आपका बड़ा प्रॉफिट हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, लाइक निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 क्या होता है, ये अमेलगमेशन होता है डिफरेंट स्टॉक्स का। एक ही इंडेक्स फंड में अलग अलग कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो कंपाइल्ड होते हैं। तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाय एंड होल्ड। देखो अगर आप लॉन्ग रन में खेल रहे हो तो एक बार उस स्टॉक को बाय करके छोड़ दो, वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा देगा, भले ही वो नीचे जा रहा हो बट कई बार वो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो बाय करके आप होल्ड करके छोड़ भी सकते हैं उसको। अवॉइड बोरोइंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप बोरो करके इन्वेस्ट मत करो। अगर आपकी कुछ सेविंग्स है आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हो
और आपको अगर नुकसान हो जाएगा तो आप दे नहीं पाओगे उसको वापस, ठीक है, तो आपके ऊपर वहां से भी स्ट्रेस एंड टेंशन आती रहेगी। तो अवॉइड बोरिंग। तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं जो आप स्टॉक मार्केट के रिस्क को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हो। इस चैप्टर में हमने स्टॉक मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ा, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक कैसे होते हैं, अनसिस्टमैटिक कैसे होते हैं, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्टॉक मार्केट का रिस्क है वो थोड़ा मिटिगेट हो सके, थोड़ा कम हो सके। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में और बहुत सारी नॉलेज के साथ।